हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमने कल पढ़ाई की थी फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन जिसे हम घर्षण कहते हैं, तो फ्रिक्शन के आगे हम आज पढ़ना शुरू करेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षणा कोण और विश्राम कोण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन क्या था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फ्रिक्शन या घर्षण क्या था, जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे गाड़ी चल रही है, किसी स्लोप से नीचे उतर रही है आपकी गाड़ी। तो जब उतर रही है गाड़ी और आपने एकदम से उसमें चाबी हटा दी, एकदम से इंजन बंद हो गया है, और इंजन बंद है और धीरे धीरे फिर उसकी गति में हमें अवरोधन पैदा होने लग जाता है, कम होने लग जाती है स्पीड। तो क्या रीजन होता है इसका? तो जो अंदर, जो गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर के जो पार्ट्स हैं, उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से ही गति अवरोधन होती है, और इसलिए हमें गति में कमी नजर आती है और गाड़ी रुक जाती है। तो ये रीजन है कि ये एक एग्जाम्पल है कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। तो फ्रिक्शन या घर्षण किसकी वजह से हो रहा था? सरफेस जो होती है हमारी, सरफेस की अनियमितताएं हैं। सरफेस जो है, बॉडी की सतह जो है, उसमें कुछ अनियमितताएं होती हैं, और उसकी वजह से ही घर्षण कम्स इनटू प्ले, फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। इसी वजह से घर्षण होता है। तो आइए हम देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो फोर्स होता है, सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया दोनों का परिणामी बल अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, उसे घर्षण कोण कहते हैं। जैसे अभी हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो एंगल थीटा है, यही हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे। तो इसे हम सिंपल से हमारे फिगर से समझ सकते हैं। जैसे कि एक बॉक्स है जिसे हमने प्लेस किया है इस सरफेस पे, और इस बॉक्स को हम मूव कराना चाहते हैं विद द फोर्स P। तो ये बॉक्स जो है, इसमें कुछ सर्टेन मास है, और बिकॉज ऑफ विच इट हैज वेट। तो इस मास की वजह से इसमें वेट है, और W इज इक्वल टू mg फोर्स है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और बिकॉज ये जो फोर्स है mg, ये टेबल को प्रेस कर रहा है बॉक्स, तो जो टेबल है, एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा, दैट इज रिएक्शन फोर्स N। और ये जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स P जो है, तो इससे क्या होगा कि बॉडी जो है इनिशियली तो मूव नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है। ये जो हमें F दिखाई दे रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा P है वो इज इक्वल टू F हो जाएगा, और इसको बैलेंस करेगा, और इस बैलेंस की वजह से जो हमारी बॉडी होगी वो मूव नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे दो रियल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट जो है वो हमारा W इज इक्वल टू mg की वजह से है, और दूसरा जो है हमारा फोर्स जो है फोर्स अप्लाइड की वजह से। तो और दो हमारे यहाँ पे हैं रिएक्टिंग फोर्सेस, जो कि है, एक तो है हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो N है, और नॉर्मल रिएक्शन N जो कि W इज इक्वल टू mg की वजह से हो रहा है, और दूसरा है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किस वजह से हो रहा है? अप्लाइड फोर्स के रेजिस्टेंस में जो ये अप्लाई हो रहा है। तो अब हम इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो है हमारा रिजल्टेंट फोर्स रिएक्शन फोर्स R है, और यहाँ पर हमारा अप्लाइड फोर्स P है। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर क्या रिजल्टेंट होगा, दैट इज ये जो OC है, इसे हम कैलकुलेट करते हैं, और हम देखते हैं कि पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा ये पूरा पैरेललोग्राम। और हम इसमें देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल बना OCR, ये जो OCA जो ट्रायंगल बना, उसमें ये जो थीटा है, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा ही हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। थीटा हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। COB हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों नहीं है, ये हम आगे देखते हैं। अब इसमें देख सकते हैं, हम रिलेशन निकालना चाहें अगर हम इन ट्रायंगल AOC क्या है? AOC ट्रायंगल में tan थीटा, थीटा क्या है? थीटा हमारा है AC डिवाइडेड बाय tan थीटा इज इक्वल टू AC बाय OA। तो AC क्या है? AC डिवाइडेड बाय OA। तो AC इज OB डिवाइडेड बाय OA, और इज इक्वल टू OB क्या है? हमारा F है, और ये हमारा रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स R है। तो F बाय R इज इक्वल टू म्यू है।
tan थीटा F/R इज इक्वल टू म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसीलिए हम इस रिलेशन से कह सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर म्यू इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये एक रेशियो है, और tan थीटा जो है वो भी एक रेशियो है, दोनों साइड्स का रेशियो है, तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है म्यू। तो हमें यहाँ पे पता चला कि COA इज एंगल थीटा विच इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये वाला एंगल क्यों है, क्योंकि जब ये फ्रिक्शन फोर्स अगर जब ये बढ़ेगा तो एंगल थीटा जो है वो बढ़ेगा, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके साथ साथ एंगल थीटा बढ़ रहा है, इसीलिए ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। COP एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा जो है वो कम होता जाएगा अगर हम इस एंगल को मानते हैं, तो इसीलिए हमारा ये वाला एंगल है थीटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो कि फ्रिक्शन के साथ साथ बढ़ेगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। तो हमें दिखाई दे रहा है ये जो थीटा एंगल है ये है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ रिपोज समझने के लिए हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन देखना पड़ेगा। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं ये एक बॉडी है जो कि एक प्लेन सरफेस पे रेस्ट करती है। अभी ये बॉडी मूव नहीं कर रही है क्योंकि ये प्लेन सरफेस है। अब जैसे हम इसको वर्टिकल के साथ एक एंगल बनाते जाएंगे, देखिए इस तरीके से वर्टिकल के साथ हम एंगल बना रहे हैं, तो ये मूव नहीं हो रही है, अभी भी नहीं हो रही है, अभी भी नहीं हो रही, लेकिन अब देखिए ये स्लाइड हो गई। तो वो एंगल जहां पे हमारी जो बॉडी ने स्लाइड किया, पहले वो इनिशियली फिक्स पोजीशन पे थी, वो मूव नहीं कर रही थी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्रिएट किया, हमने उसको ऊपर की तरफ उठाया, और वो एंगल जहां पर पहुंचा, जहां से हमारी जो बॉडी थी वो सरकने लगी, खिसकने लगी, उसी एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल मेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन with the horizontal such that an object placed on the inclined surface just begins to slide। तो एंगल ऑफ रिपोज वो मिनिमम एंगल है जो कि इंक्लाइंड प्लेन पे हमें मिलेगा विद द हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड प्लेन पे वो एंगल सच दैट, किस तरीके से, जब हमने उस पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया इंक्लाइन सरफेस पे, तो जिस एंगल पे वो जो ऑब्जेक्ट था वो एकदम से स्लाइड होने लगा, वही हमारा एंगल ऑफ रिपोज है। तो the minimum inclination of any plane to the horizontal is such that the body resting on the inclined plane tends to move down the plane, and this minimum inclination of the plane is known as angle of repose। तो आप जैसे इस फिगर में देख सकते हैं ये इंक्लाइन प्लेन है और हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल थीटा है। तो ये वो पोजीशन है, लिमिटिंग पोजीशन है, जहां पे जब ये लास्ट पोजीशन है जब ये खिसकने लगेगा इस प्लेन से। तो अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ में आ गया और एंगल ऑफ रिपोज भी हमने देखा। तो अब हम देखते हैं कि लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन अ प्लेन। अब हमने ये एक लिमिटिंग केस है, जब हमने एक बॉडी को इस प्लेन पे जब रखा है तो ये लास्ट पॉइंट है जब ये खिसकने नहीं लगा, ये स्लाइड होने का लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ये सरकने लगा, तो ये एक लिमिटिंग केस लिया है हमने। Also consider when the plane makes theta angle with the horizontal, और horizontal के साथ जो plane है हमारा theta angle बना रहा है, the body just begins to move, और इसी point पे body जो है वो move करने लगेगी। तो अब इसमें हम देखते हैं ये जो एंगल है ये हमारा थीटा है। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसके यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ये एक हमारा जो बॉडी था विद मास m, इसमें हमारा लग रहा है जो W इज इक्वल टू mg फोर्स लग रहा है, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। और हम देख सकते हैं कि ये जो बॉडी है इसके ये जो mg है, इसको बैलेंस करने के लिए ये जो नीचे की तरफ फोर्स है यही हमारा
रिएक्शन फोर्स लग रहा है इसके दो कंपोनेंट्स को जब भी हम देखते हैं, एक तो सरफेस के अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर। तो सरफेस के अलोंग वाला जो कंपोनेंट है हमारा वो mg sin थीटा है और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो mg cos थीटा है। ये थीटा है इसीलिए हमारा एंगल ये थीटा है। तो आगे हम देखते हैं कि ये जो है वो mg sin थीटा है। तो हम देख सकते हैं सरफेस के अलोंग जो है mg sin थीटा और इसके परपेंडिकुलर mg cos थीटा जो है। तो अब ये जो mg cos थीटा है ये प्रेस कर रहा है, ये सरफेस को जो है वो प्रेस कर रहा है, तो ये सरफेस जो है रिएक्ट बैक करेगी और फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन हमें यहाँ पर R मिलेगा। तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है mg cos थीटा इज इक्वल टू R। तो mg sin थीटा जो है वो एक्ट कर रहा है सरफेस की तरफ, सरफेस के अलोंग, बट जो है हमारी जो बॉडी है वो मास m की जो बॉडी है वो मूव नहीं कर रही। और क्यों नहीं मूव कर रही? क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स F यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो हमें इससे पता चलता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्ट कर रहा है यहाँ पे विच इज F। तो लेट R बी द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी एंड F बी द फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर R जो है हमारा रिएक्शन फोर्स है और F जो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि mg sin थीटा इज इक्वल टू माइनस F, mg sin थीटा इज इक्वल टू माइनस F और mg cos थीटा इज इक्वल टू माइनस R, mg cos थीटा इज इक्वल टू माइनस R। तो ये वन इक्वेशन हो गई, ये टू इक्वेशन हो गई। तो हम अगर 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो mg sin थीटा डिवाइडेड बाय mg cos थीटा गिव्स यू माइनस F बाय माइनस R और tan थीटा इक्वल्स टू F बाय R। ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फ्रिक्शनल ये है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स और ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन। तो tan थीटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। और tan थीटा को हम म्यू कह सकते हैं, जहां पर म्यू क्या था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं पिछली स्लाइड्स में। और tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। tan अल्फा क्या था हमारा? म्यू था, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा वो tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू के बराबर। तो हमने tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा किया और हमें थीटा बराबर अल्फा मिल गया, जहां पर हमें पता चला एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इससे हमें ये रिलेशन डिराइव हुई, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, और जिससे हमने डिराइव किया कि एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब हम इससे देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दिखाया गया है। तो इट इज बिटवीन मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स और रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर इसे इसने डिनोट किया है लैम्डा से एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। तो tan लैम्डा इक्वल्स टू F बाय n इज म्यू एस बाय n। तो tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस और लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इज हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो लैम्डा क्या हो गया हमारा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन था इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। और हमारा एंगल ऑफ रिपोज में क्या दिखाई दे रहा है? मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सच दैट अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इट रिमेन्स एट रेस्ट। हमने देखा जब जिस एंगल पे वो ब्लॉक खिसकने लगे और लास्ट लिमिटिंग कंडीशन जब वो ब्लॉक उस पोजीशन पे रेस्ट पे था, तो वो हमारा एंगल ऑफ रिपोज हो गया। तो हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं इसको। हमने कंपोनेंट्स किया, mg को हमने, तो mg cos अल्फा मिला और mg sin अल्फा मिला। यहाँ पे हमारा अल्फा जो है वो एंगल ऑफ रिपोज था। तो mg sin अल्फा इक्वल्स टू f इज इक्वल टू म्यू एस एन और mg sin अल्फा इज इक्वल टू, तो n को क्या लिख रहा है ये mg cos अल्फा। तो n इज इक्वल टू mg cos अल्फा क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। तो tan अल्फा हमें क्या मिला यहाँ से? म्यू एस। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। तो ये हमारा, इससे हमें पता चला कि लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा, ये इसका रिलेशन हुआ। तो ये हमारा मोटा मोटा था कि हमने देखा एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। तो इसके अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोर्स पैरेलल टू प्लेन, तल के समानांतर जो बल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और इंक्लाइन टू प्लेन जो कि फोर्स इंक्लाइन टू प्लेन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन लॉज ऑफ फ्रिक्शन के जो एप्लीकेशंस है उसके बारे में, जैसे कि स्क्रू गेज हो गया हमारा, लैडर हो गए, वेजेस हो गए,
इसके बारे में। तो कीप लर्निंग, आप इसके नोट्स भी बनाते जाइए, इट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू।